सो हे गाइज़, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आकांक्षा। आई होप कि जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे उनको ज़रूर से ज़रूर मेरा ये हॉरर स्टोरी टाइम अच्छा लगे। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की स्टोरी अपनी मुँह जुबानी सुनाऊं, तो इसके लिए आप लोग या तो मेरे ईमेल पे या तो फिर मेरे दिए गए इंस्टाग्राम पे मुझे अपनी स्टोरी शेयर कीजिए ज़रूर से ज़रूर। जो भी स्टोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और रियलिस्टिक लगेगी, मैं उसको ज़रूर यहाँ पर शेयर करूँगी। तो वीडियो को देरी ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो आज मैं जिन लेडी के ऊपर की स्टोरी आप लोगों को सुनाने के लिए जा रही हूँ, ये चीज़ें वो आज भी अपनी ज़िंदगी में फेस कर रही हैं और ये सच में एक रियल इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी है। मैं कुछ पर्सनल डिटेल्स उनके बारे में यहाँ फ़िलहाल के टाइम पे शेयर करना चाहती हूँ। बाकी मैं उनका यहाँ पे रियल नेम शो नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं उनका झूठ मूठ का नाम यहाँ पर कर दे रही हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं उनका नाम डिसाइड करके आई हूँ नरगिस। तो अभी उनका झूठ मूठ का नाम हम लोग नरगिस रख देते हैं। बाकी चलते हैं नरगिस की कुछ पर्सनल लाइफ में। नरगिस अभी फ़िलहाल के टाइम पे आराम से 30 से 31 साल की होंगी और उनके 2 बच्चे भी हैं। और ये जो इनकी स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। दर्दनाक, हाँ दर्दनाक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो, जो भी बच्चा बिन माँ बाप के पला बड़ा हो उसकी ज़िंदगी क्या ही नर्क रही होगी या फिर क्या ही दर्द उसकी ज़िंदगी में रहा होगा, ये चीज़ सिर्फ वही बच्चा समझ सकता है। मतलब मैं और आप जैसे इंसान चाहे भी तो वो सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते हैं, सिवाय उन बच्चों के जिनके साथ सच में ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। मतलब कि जिनके खुद के माँ बाप ना हों, वही बच्चे ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो ऐसे ही नरगिस जब 2 से ढाई साल की थी और उनका भाई 3 से 4 महीने का था, उसी वक्त उनकी माँ की किसी दुर्घटनावश डेथ हो जाती है। फैमिली में नरगिस का भाई और साथ ही साथ में उनके पापा, चाचा चाची, दादा दादी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। नरगिस की फैमिली में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी नरगिस और नरगिस के भाई का ध्यान रखने के लिए उस घर में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था। नरगिस के पापा तो थे, पर नरगिस के पापा को मोस्टली टाइम बाहर पैसे कमाने के लिए जाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो अपने दोनों बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और इसी वजह से नरगिस और नरगिस के भाई की दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ये सारी चीज़ों के बारे में सुनकर नरगिस की नानी नरगिस की दादी के पास आकर दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए उनसे पूछती हैं। नरगिस की दादी ज़रा सा भी ना सोचते हुए, मतलब वो दोनों उनकी बहू की आखिरी निशानी थे, पर ज़रा सा भी ना सोचने के बाद उनको जाने के लिए तुरंत खुशी खुशी वो राज़ी कर देती हैं कि ये दोनों बच्चों को आप लेके जा सकती हैं। बाकी नरगिस के पापा भी ये सारी सिचुएशन को समझ रहे थे कि नरगिस और नरगिस का भाई अभी फ़िलहाल के टाइम पे बहुत छोटा है और बाकी नरगिस की नानी के पास ही दोनों बच्चे उनके सेफ़ रह सकते हैं और उनकी परवरिश अच्छी हो सकती है। इसी वजह से नरगिस के पापा भी अपने दिल में पत्थर रखकर दोनों बच्चों को उनकी नानी के साथ भेज देते हैं। नरगिस की नानी खुशी खुशी नरगिस और नरगिस के भाई को दोनों को अपने साथ, मतलब कि अपने घर लेके चली जाती हैं। वहाँ पर नरगिस के नाना, नरगिस की नानी और उनके मामा साथ में रहते थे। बाकी जो नरगिस की नानी थी, नरगिस के नाना थे और नरगिस के मामा थे, वो तीनों के तीनों ही वो दोनों बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और ऐसा नहीं है कि नरगिस की नानी के और भी ज़्यादा नाती नतनी नहीं थे कि पोता पोती नहीं थे। उनके होने के बावजूद भी ये दोनों बच्चों से नानी माँ का कुछ ज़्यादा ही लगाव था। और सिर्फ ये नानी माँ की तरफ से नहीं था, दोनों बच्चे बचपन से ही इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझते थे, क्योंकि उन लोग बहुत ही छोटे थे जब उनकी माँ चली जाती है। माँ कैसी होती है ये सारी चीज़ें उनको अपनी ज़िंदगी में पता नहीं होती है। नानी माँ ही उनको एक माँ की तरह बचपन से ही प्यार देती है, तो वो बचपन से ही अपनी नानी माँ को अपनी माँ की तरह देखते हैं और उनको बचपन से ही मामा कह के बुलाते हैं। बाकी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से होती है। मामा अपना फ़र्ज़ जो उनको निभाना चाहिए, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो परवरिश से हो, चाहे नानी माँ हो, चाहे नाना हो, सारे के सारे लोग वो दोनों बच्चों को अच्छे तरीके से परवरिश देते हैं और उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो प्यार हो। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो दोनों बच्चे बड़े होते रहते हैं अच्छी परवरिश के साथ। मतलब उनको किसी भी चीज़ की कोई भी कमी उनके नानी माँ, नाना जी या फिर मामा जी कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है वैसे वैसे उनके मामा जी की उम्र होने लगती है शादी की। बल्कि
शादी की नहीं उससे ज़्यादा की ही उनकी उम्र होने लगती है। तो इसी वजह से घर में धीरे धीरे मामा जी की शादी करने की बातें पूरे घर पर फैल जाती हैं, मतलब कि उनकी दुल्हनियाँ खोजने की बातें चालू हो जाती हैं। पर कहीं ना कहीं जो मामा जी होते हैं उनके मन को देखकर साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि वो शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। ये सारी चीज़ों को देखकर नानी माँ भी बार बार उनसे पूछती हैं कि कब शादी करनी है, पर वो जब भी नानी माँ उनसे शादी के बारे में कुछ बोलती हैं तो मामा जी बात को टाल देते हैं। एक दिन नानी जी साफ तौर पर आके मामा जी से पूछ ही लेती हैं कि बेटा तुझे शादी अभी क्यों नहीं करनी है। तो वो बोलते हैं कि माँ मैं अभी शादी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अभी भतीजे हैं और मैं चाहता हूँ जब तक ये दोनों अपनी ज़िंदगी में अच्छे से पैर पर खड़े नहीं हो जाते, जब तक इनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो जाती है, तब तक मैं शादी ना करूँ, अपनी गृहस्थी ना बसाऊँ। क्योंकि कल के दिन ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो पत्नी आएगी उसका जो माइंड सेट है वो मेरे जैसा होगा। कल के दिन उसको जो चीज़ें मैं अपने भतीजे और भतीजी के लिए करता हूँ, अगर वो सारी चीज़ें उसको ना पसंद आएँ और कल के दिन मेरी भी शादी हो जाएगी, मेरे भी बच्चे होंगे, तो फिर वो अगर मुझे ये सारी चीज़ों में रोकेगी टोकेगी या फिर उसको पसंद नहीं आएगा तो फिर ये सारी चीज़ों को जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो मैं नहीं निभा पाऊँगा। और मैं चाहता हूँ जब तक ये दोनों बच्चे अच्छे से अपने पैर पे खड़े ना हो जाएं तब तक मैं शादी ना करूँ। जिस दिन ये बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी या फिर अपनी आगे की ज़िंदगी जो शादी वादी है वो मैं करने के लिए सोचूँगा। नानी माँ जब अपने बेटे के मुंह से ये सारी चीज़ें सुनती हैं कि उनका बेटे इतनी ज़्यादा फिक्र करता है अपने भतीजा और भतीजी के लिए तो उनको अच्छा तो लगता है, पर कहीं ना कहीं मामा जी की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। तो नानी माँ उनको ये चीज़ समझाते हुए कहती हैं कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि हर औरत बेकार ही होती है या फिर हर औरत अच्छी होती है, तेरे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तू अच्छा सोचेगा, तू अपनी पत्नी को समझा कर रखेगा कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये दोनों बच्चे बिन बाप के पले बड़े हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझेगी। आखिर वो भी तो किसी घर की बेटी होगी, किसी घर की बहू बनने के लिए आ रही है। तो ये सारी चीज़ों को बताते बताते नानी माँ कहीं ना कहीं जो मामा जी होते हैं उनको कन्विंस कर ही लेती हैं शादी करने के लिए, और मामा जी भी कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ शायद से ये भी हो सकता है कि उनकी जो आने वाली वाइफ हो वो उनको ये सारी चीज़ों में उनका साथ दे और वो आराम से अपने भतीजा भतीजी को उनके पैर पे खड़ा कर दें। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मामा जी हामी भर देते हैं शादी के लिए। बाकी ज़ोरों शोरों से घर में तैयारी होना चालू हो जाती है। नानी माँ उनको लड़कियों की फ़ोटो दिखाती हैं, उन फ़ोटोज़ में उनको एक लड़की पसंद आ जाती है और मामा जी के मन में लड्डू फूटना चालू हो जाते हैं। मामा जी उस लड़की के लिए हाँ कह देते हैं। बाद में जो रिश्ता है उसी लड़की के साथ मामा जी का फिक्स भी हो जाता है और शादी की घर में शहनाइयाँ बजने लगती हैं। बाद में अच्छी तरीके से शादी वगैरह संपन्न हो जाती है। शादी ख़त्म होने के बाद जो नरगिस की मामी जी हैं वो घर भी आ जाती हैं और सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि जैसे ही नरगिस की मामी घर आती हैं जस्ट एक हफ्ते के बाद ही नाना जी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बिस्तर से लग जाते हैं। पूरे जगह नानी माँ के अगल बगल आस पड़ोस में ये चीज़ें बातें होने लगती हैं कि नई बहू के तो पैर अशुभ हैं, नई बहू के आते ही घर में बीमारियाँ लगना चालू हो गई हैं। नानी माँ के कानों में ये बातें तो पड़ती हैं पर नानी माँ ये सारी चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं सोचती थी, इतनी ज़्यादा पुराने ख़यालात की नहीं थी। वो जानती थी कि कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोग ये चीज़ चाहते हैं कि उनकी बहू और उनके बीच में लड़ाइयाँ हों या फिर उनके मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भर जाए, पर वो ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके बस अपनी जो चीज़ें हैं अपनी पति की सेवा करना वो ये चीज़ें करना चालू कर देती हैं। नाना जी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं घर का खर्चा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है। सारा खर्चा मामा जी के ऊपर आ जाता है, चाहे वो नरगिस हो, नरगिस का भाई हो या फिर उनके खुद के पिताजी मतलब कि नरगिस के नाना जी। ये सारी चीज़ों को देखकर नरगिस की मामी को ये सारी चीज़ें पसंद तो नहीं आ रही होती हैं। उनको भी पता चलता है कि घर का खर्चा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। एक दिन वो गुस्से में आकर अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि तुम ये दोनों बच्चों को उनके घर क्यों नहीं भेज देते, एक 9th में है एक 10th में है, ये दोनों को अपना खाना बनाने भी नहीं आता है क्या। ये सारी चीज़ों को सुनकर मामा जी को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगता है। उनको कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ें महसूस होने लगती हैं कि वो शादी कर कर बहुत ही बड़ी गलती कर दिए हैं।
फिर वो अपनी वाइफ को उल्टा समझाते हुए इस चीज़ को कहते हैं कि अरे अगर ये दोनों बच्चे अगर अभी से अपना खाना पीना बनाने लग जाएंगे तो फिर इनकी जो साल भर की मेहनत है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो मामी जी उनको उल्टा जवाब देते हुए कहती हैं कि अच्छा ठीक है, ये दोनों बच्चों को छोड़ो, तुम अपने माँ बाप को अपने दूसरे भाइयों के पास क्यों नहीं भेज देते हो? तुम्हारा ही फ़र्ज़ बस थोड़ी बनता है कि सारी सेवा वगैरह सब तुम ही करो। बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर दिन प्रतिदिन लड़ाइयाँ होनी मामा और मामी जी के बीच चालू हो जाती हैं। धीरे धीरे कर फिर उनके बाद नानी जी जो होती हैं और नरगिस होते हैं, उनको भी इस चीज़ को देखकर पता चल रहा था कि घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। पर उनको बस इस चीज़ का भरोसा था कि मामा जी का जब तक माइंडसेट सही है तब तक उन्हें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। पर कहते हैं ना, हर सिक्के का दो पहलू होता है। मामा जी का भी यही हाल था। कहते हैं ना, मामा जी के ऊपर बिल्कुल ये चीज़ें सही बैठ रही थी। पता नहीं रात में ऐसा कौन सा मामी जी उन्हें घुट्टी बनाकर पिला देती हैं कि रातों रात मामा जी का बिहेवियर एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। अचानक से वो बिल्कुल रूड बिहेव करना चालू कर देते थे। मतलब जहाँ एक तरफ कहते हैं ना, वैसे शादी के बाद बहुत सारे आदमी बहुत जल्दी बदल जाते हैं और ये चीज़ बिल्कुल सही बैठती है मामा जी के ऊपर। जहाँ पर एक तरफ वो अपने ही घर में अपनी माँ का, अपने भतीजी का या फिर किसी का भी इतने अच्छे तरीके से ख्याल रखते थे, वो धीरे धीरे अपने ही बाबूजी का दवाई लाना छोड़ देते हैं। उनकी जो माँ होती है, मतलब नानी माँ, उनसे कहती भी हैं कि बेटा मुझे मेरे पति के लिए बहुत ही ज़्यादा दवाई की ज़रूरत है, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं दवाई लेके आ जाऊँगी। पर वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल नेगलेक्ट करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। और धीरे धीरे वो नरगिस और नरगिस के भाई का साथ ही साथ में फीस जमा करना भी छोड़ देते हैं। और अचानक से मामी जी के भी तेवर में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ चुका होता है। मतलब वो धीरे धीरे करके अपने पत्ते दिखाना चालू कर देती हैं। अचानक से पता नहीं उन्हें क्या होता है कि वो अपने ही, मतलब नॉर्मली जो खाना बनाकर दोनों को देना चाहिए, नरगिस और नरगिस के भाई को, वो बनाकर देना छोड़ देती हैं। और साथ ही साथ में जब उनको स्कूल के लिए टिफ़िन चाहिए होता है वो भी बना के देना छोड़ देती हैं। मतलब वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा अजीब सा बिहेव करने लगती हैं। ये सारी चीज़ों को देखकर जो नरगिस के पापा हैं, वो जो अपने बच्चों की फ़ीस है, क्योंकि नरगिस के लिए वो ऑलरेडी शादी के लिए कुछ थोड़े बहुत पैसे जमा कर ही रहे थे, तो उस वक्त पे जो नरगिस के पापा होते हैं वो थोड़ा सा पैसा देकर नानी माँ को ये बोलते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए आप क्या कीजिए कि ये दोनों बच्चों का फ़ीस जमा कर लीजिए और जो थोड़ी बहुत दवाइयों के लिए आपको ज़रूरत है उस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर लीजिए। बाकी जैसे ही थोड़ा वक्त होगा मैं नरगिस और नरगिस के भाई को दोनों को अपने साथ लेके चला जाऊंगा। ये चीज़ें सुनकर नरगिस की नानी को अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। मतलब कि नरगिस की नानी नरगिस को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह मानती थी। वो चाहती थी कि जब तक नरगिस इस घर में रहे, उसकी शादी वादी, पढ़ाई लिखाई, जो भी चीज़ें हैं सब वो इसी घर में हों। कहते हैं ना, किस्मत को क्या मंजूर होता है ये किसी को भी नहीं पता होता है। धीरे धीरे करके नाना जी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होते रहती है, क्योंकि उनकी दवाइयों का लालन पोषण बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था। 10-15 दिन के अंदर अंदर नाना जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आखिरी में 10-15 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मतलब जहाँ पे इतने ज़्यादा केयरिंग थे मामा जी, हर चीज़ों का ध्यान रखते थे, पता नहीं अचानक से ऐसे क्या हुआ कि अपने मरे हुए बाप के आखिरी रिचुअल्स भी वो परफॉर्म नहीं करते हैं। जो उनके भाई होते हैं वो सारी रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। मतलब अचानक से ऐसा चेंज जो आ गया था वो किसी को भी घर में समझ नहीं आ रहा होता। आस पड़ोस के लोग जो नानी माँ को कहते भी हैं कि कहीं ना कहीं आपकी बहू ने ही कुछ आपके बेटे के ऊपर करवा के रखा हुआ है, आपका बेटा पहले तो ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं नानी माँ को भी इस चीज़ के ऊपर डाउट होना चालू हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, जब से उनकी बहू आई है तब से उनके घर की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग गई हैं। और साथ ही साथ में वो उनके कमरे में, मतलब अपनी बहू के कमरे में कुछ अजीब सी चीज़ें भी देखी थी, जैसे कि टूटी हुई चूड़ी, कटे हुए बाल, नींबू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके कमरे में उनको दिखाई पड़ी थी। और जब उनकी बहू नई नवेली शादी करके घर में आई थी तब वो शुरू में कुछ पूजा वगैरह कर रही
गई थी। जब नानी माँ उनसे पूछी थी मामी जी से कि तुम ये क्या कर रही हो, तो बोलती है कि ये मेरे मायके की पूजा है जो मुझे 7 दिन तक करनी होगी, ऐसा मेरी माँ ने कहा है। और वो 7 दिन तक पूजा करती हैं। इसी सारी चीज़ों को सोचकर नानी जी का शक बहुत ही ज़्यादा पक्का हो जाता है और वो तुरंत सबसे पहले क्या करती हैं कि किसी बाबा के बारे में वहाँ पे पता करवाती हैं और जाती हैं और अपने बेटे का सैंडो गंजी, कहते हैं ना कि जब आपको किसी के ऊपर या तो कुछ करवाना हो या तो फिर किसी के बारे में कुछ जानना हो कि कुछ भी ब्लैक मैजिक वगैरह अगर उसके ऊपर परफॉर्म हुआ है, तो उसकी कुछ जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो पर्सनल चीज़ें, नाखून, नेल या फिर कुछ भी उसकी पर्सनल जूते कपड़े, आप उसको लेके जा सकते हैं और उससे साफ तौर पर या तो करवा सकते हैं, तो पता चल सकता है। नानी जी सैंडो गंजी लेकर वही तांत्रिक बाबा के पास चली जाती हैं और वहाँ पर जाकर सबसे पहले पूछती हैं, तो जो वहाँ पे तांत्रिक बाबा रहते हैं वो तुरंत उस सैंडो गंजी को देखकर पहचान जाते हैं और बोलते हैं कि अरे आपका बेटा तो एक चुड़ैल के चंगुल में है, वो उसके हाथ की पूरी तरीके से कठपुतली बन चुका है, वो जो भी कहेगी वो वही करेगा। मतलब आपका बेटा अब अपने माइंड में या फिर अपने होशो आवाज़ में बिल्कुल भी नहीं है। जब नानी माँ उनसे पूछती हैं कि ये चीज़ किसने करवाई है, तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि हाँ, मुझे पूरा कंफर्म तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि ये कौन है, पर मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये आपके बिल्कुल करीबी का ही इंसान है और साथ ही साथ में ये आपके घर पर दिन भर नज़र गड़ाए बैठा हुआ है। ये सारी चीज़ों को सुनकर नानी माँ को बिल्कुल अपना शक पक्का लगता है कि ये उनकी बहू का ही काम हो सकता है। तो वो तांत्रिक बाबा से पूछती हैं, मेरे को अच्छे तरीके से जानने के लिए क्या करना होगा। तो तांत्रिक बाबा उस वक्त नानी माँ को कहते हैं कि आपको उसकी कोई भी चीज़ लेके आनी होगी, उस चीज़ को देखकर मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये आपके बेटे के ऊपर किसने करवा के रखा है। वो तुरंत सबसे पहले वापस घर आती हैं और घर आते ही सबसे पहले नरगिस और नरगिस के भाई को वापस उनके पापा के पास भेजने का वो इंतज़ाम करना चालू कर देती हैं। वो इस वजह से क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने घर की चीज़ें सही नहीं लग रही होती हैं, तो वो तुरंत नरगिस के पापा से बात करती हैं और बोलती हैं कि अभी मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, आप फ़िलहाल के लिए अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेके चले जाइए। और वो दोनों बच्चों को उनके पापा के साथ वापस वहीं भेज देती हैं। नरगिस की नानी फिर क्या करती हैं कि अपनी बहू के कमरे में जाकर उसका एक ब्लाउज़ का कपड़ा उठा लेती हैं और वापस से तांत्रिक बाबा के पास छुपते छुपाते चोरी चुपके चली जाती हैं। तांत्रिक बाबा तुरंत उस ब्लाउज़ के कपड़े को देखकर बोलते हैं, इसी औरत का काम है जो आपके बेटे के ऊपर ये काला जादू करवा के रखी हुई है। बस ये सुनते ही नानी माँ के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और उनको बहुत ही ज़्यादा जोर का सदमा लग जाता है। वो वापस घर तो नहीं आना चाहती थी, पर उनको पास कोई भी चारा नहीं था, तो वो वापस घर के लिए आती तो हैं और जैसे ही वो घर पहुंचती हैं वैसे ही उनकी बहू उनके मुंह के सामने आके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तू मेरा ब्लाउज़ कहाँ छुपा के रखी है, तुरंत बता। कहते हैं ना, जो चुड़ैल होती हैं या फिर कुछ भी ऐसी नेगेटिव एंटिटी होती हैं, उनको अपनी पर्सनल चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखती हैं। मतलब कहते हैं चुड़ैल जो होती है वो अपनी सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अपना डिस्ट्रीब्यूट करके रखती है एनर्जी। मतलब वो ऐसे इसलिए करके रखती है कि मान लो अगर गलती से भी एक चीज़ अगर उसकी खोती है तो ऐसा होना चाहिए कि उसकी सारी एनर्जी एक साथ नहीं जाएगी, धीरे धीरे करके जाएगी। इसीलिए वो अपनी सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा पोसेसिव होती हैं और बहुत ही ज़्यादा उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखती हैं। तो जब उनकी बहू उनसे पूछती है कि मेरा ब्लाउज़ कहाँ पे है, तो नानी माँ इतना ज़्यादा घबरा चुकी होती हैं कि वो डर के मारे ये बोल देती हैं कि मैं नहीं जानती कि तेरा ब्लाउज़ कहाँ पे है। और उनकी बहू का जो दिमाग उस वक्त ख़राब होता है कि वो खींच के एक झापड़ अपनी सासू माँ को लगा देती हैं और कहती हैं, जल्दी से बता कि मेरा ब्लाउज़ कहाँ पे है, अगर तू नहीं बताएगी तो वहीं तुझे मैं भेज दूँगी जहाँ तेरे पति को भेजी हूँ। ये चीज़ें सुनकर नानी माँ के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो दौड़ते दौड़ते अपने बेटे के पास जाके इस चीज़ के ऊपर जो होता है वो बताती हैं कि आज तेरी पत्नी ने मुझे झापड़ मारा है। तो ये चीज़ें सुनकर उनके बेटे का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल
होता है कि अगर तुम उसका ब्लाउज़ चुराओगी तो वो तुम्हें मारेगी ही। ये चीज़ें सुनकर नानी माँ को दुख तो बहुत होता है, पर उनको कहीं ना कहीं पता होता है कि ये सारी चीज़ें उनकी बहू की ही करवाई गई हैं। इसी वजह से उनका बेटा अपने होश में नहीं है। दिन बीतते जाते हैं। दिन बीतते बीतते नानी माँ की तबीयत एक दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उन्हें उस वक्त खून की उल्टियाँ होती हैं। क्या होता है कि तांत्रिक बाबा के पास जब वो गई हुई थी तो उसी वक्त तांत्रिक बाबा ने उन्हें ये चीज़ भी बताई थी कि आपके घर में जितनी भी मृत्यु वगैरह हो रही हैं या कुछ भी चीज़ें हो रही हैं वो सब नेचुरल नहीं हैं, वो सारी चीज़ें सुपर नेचुरल हैं। नानी माँ जब उनसे पूछती हैं ऐसा क्यों, तो वो बोलते हैं कि आपके पति की मृत्यु आखिरी वक्त में कौन से सिम्टम से हुई थी। तो वो उस वक्त बताते हुए कहती हैं कि उनकी मृत्यु के आखिरी वक्त में उन्हें खून की उल्टियाँ हुई थी। ये चीज़ें सुनकर तांत्रिक बाबा उन्हें बताते हैं जब भी किसी आदमी या औरत किसी की भी मृत्यु के वक्त अगर उसकी खून की उल्टियाँ होती हैं तो ये ज़्यादातर काले जादू की ही निशानी होती है। और इस वक्त नानी माँ के साथ भी यही हो रहा होता है और उनकी बहू ने इससे पहले उन्हें चेतावनी भी दी थी कि वो उन्हें भी ऊपर पहुंचा देगी। ये चीज़ें देखकर नानी माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। बाकी मानो उनके बेटे को तो जैसे अपनी माँ से मतलब ही ख़त्म हो जाता है, चाहे वो जिए मरे, ये सारी चीज़ों से उनके बेटे को मतलब कि मामा जी को कोई बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। उस वक्त में नानी माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन ख़राब होते रहती है। थोड़ा बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद नानी माँ को उनके बेटे हॉस्पिटल दिखाने के लिए तो लेके चले जाते हैं, जहाँ पर उनका पता चलता है कि नानी माँ को लास्ट स्टेज का आखिरी टाइम पे कैंसर हो चुका है। और ये चीज़ें सुनकर नानी माँ आकर वापस घर का एक कोना पकड़ लेती हैं। उनके ऊपर किसी का भी कोई ध्यान नहीं जाता है और कुछ दिन में ही नानी माँ का भी वही हाल होता है। एक हफ्ते के बाद ही नानी माँ की डेथ हो जाती है, वो भी खून की उल्टियाँ करते करते ही। बस नरगिस का भाई की पढ़ाई वगैरह भी अपने हिसाब से चलती रहती है। नरगिस 12th पास कर चुकी होती है और नरगिस के पापा की फ़ाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है कि वो और ज़्यादा अपनी बेटी को पढ़ा सकें। इसी वजह से वो जल्दी में नरगिस की शादी कर देते हैं और नरगिस की शादी वगैरह भी उस वक्त पर हो जाती है। नरगिस की शादी को हुए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका था, कम से कम 6 साल के आसपास उसका हो चुका था वक्त शादी हुए। और ये सारी चीज़ों के बाद उसे एक दिन बहुत ही ज़्यादा अपने मामा जी की याद आती है। कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ का पता था कि उसके बुरे वक्त में जब किसी ने कोई साथ नहीं दिया था तब मामा जी ही एक इकलौते इंसान थे कि वो नरगिस के भाई और नरगिस की पूरी अच्छे तरीके से परवरिश वगैरह कर रहे थे। और इस चीज़ को लेकर नरगिस बहुत ही ज़्यादा अपनी मामा की एहसानमंद थी। इसी वजह से नरगिस सोचती है कि इतने साल के बाद शायद से जो पहले की चीज़ें हों, जो मन मुटाव था वो कम हो चुका हो। तो नरगिस अपने मामा जी से मिलने के लिए अपने पति और अपने भाई के साथ मामा जी के यहाँ चली जाती है। जब वो अपने मामा जी के यहाँ पहुँचती है तब उस वक्त पे मामा जी घर पर नहीं थे और मामी जी कंटिन्यूस फ़ोन करके मामा जी को बुलाने के लिए कॉल करते रहते हैं। पर मामा जी के रिएक्शन से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मामा जी नरगिस से मिलने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि वो बार बार कॉल को काट देते थे और या तो बहाना लगा देते थे। और कहीं ना कहीं मामी जी को देखकर भी ये चीज़ लग रहा था कि नरगिस और नरगिस के पति के आने के वजह से वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है। 1 घंटे का इंतज़ार करने के बाद नरगिस अपनी मामी से कहती है कि क्या मैं वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ। और उस वक्त नरगिस पीरियड में थी। नरगिस क्या करती है, जाती है वॉशरूम और वॉशरूम में वहीं पर अपना जो पैड होता है पीरियड का वो फोल्ड करके डिस्पोज कर देती है और वापस घर के लिए जाने लगती है, क्योंकि मामा जी आए ही नहीं थे। जब वो वापस जा रही होती है उससे अंदर से बहुत ही ज़्यादा गट फीलिंग आ रही होती है कि पक्का उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर आकर उसे बार बार ये चीज़ें मतलब उसका सिक्स सेंस उसे ये चीज़ बता रहा था, उसे ये सारी चीज़ें महसूस हो रही थी और उसे बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। जैसे ही नरगिस अपने घर पहुँचती है उसके दूसरे दिन ही नरगिस अचानक से बेहोश हो जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जैसे ही उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बताते हैं कि नरगिस 6 महीने तक
कोमा में रहेगी और नरगिस 6 महीने तक कोमा में थी। इस बीच नरगिस की दादी को जब ये सारी चीज़ें पता चलती है कि नरगिस 6 महीने से कोमा में है, तो नरगिस की दादी नरगिस से मिलने के लिए आती है। वैसे तो नरगिस की दादी ने मेन वक्त में, जब वो दोनों बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी दादी की, तब नरगिस की दादी ने कोई भी मदद नहीं की थी। पर अभी फ़िलहाल नरगिस की ऐसी हालत देखकर दादी माँ को नरगिस के ऊपर शायद से थोड़ा तरस आ जाता है। इसी वजह से वो नरगिस से मिलने के लिए आ जाती हैं। और जब वो नरगिस की ऐसी हालत देखती हैं तो वो एक अच्छे जाने माने बाबा जी को जानती थी, तो वो उन्हें वापस हॉस्पिटल में लेके आती हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें बाबा जी को बिल्कुल बाबा जी के गेटअप पे लेके आती हैं, वो थोड़ा नेचुरल उन्हें ड्रेसअप वगैरह करवा के हॉस्पिटल के ही वार्ड में लेके आती हैं। और जैसे ही बाबा जी नरगिस का हाथ पकड़कर देखते हैं तो वो उसकी दादी को बताते हैं कि ये तो ब्लैक मैजिक के चंगुल में है, और साथ ही साथ में इसके जो पीरियड पैड होता है उसी में किसी ने काला जादू करवा के रखा है। अच्छा हुआ आपने मुझे सही वक्त पर बुला लिया, अगर आप ज़रा सा भी और लेट करती तो आपकी बेटी का बचना, मतलब आपकी पोती का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो सकता था। पर अभी फ़िलहाल आपने सही टाइम पर मुझे बुला लिया है, तो इसी वक्त से मैं कहीं ना कहीं कुछ अपना कोशिश करके इसे बचा सकता हूँ। और जैसे ही बाबा जी उसके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, वैसे ही धीरे धीरे नरगिस के हाथ और पैर में मूवमेंट आना चालू हो जाता है। हाँ, नरगिस को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है रिकवर होने में, पर नरगिस धीरे धीरे करके अपना रिकवर हो जाती है। नरगिस जैसे ही अपनी ये सारी चीज़ों से रिकवरी करती है, वैसे ही नरगिस को जब पता चलता है कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू करवा के रखा था, तो उसको अपनी नानी और अपनी मामी के ऊपर ही चीज़ें शक होती, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता था कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जो कि सही नहीं थी, और उसे अपनी मामी के ऊपर ज़रूर से ज़रूर थोड़ा बहुत ना शक था। तो इसीलिए वो ये सारी चीज़ों के ऊपर पता करवाने के लिए जाती है बनारस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ठान चुकी थी कि उसे भी ऐसे इंसान को सबक सिखाना है, क्योंकि ऐसा इंसान जो खुलेआम ऐसी गंदी गंदी चीज़ें कर रहा हो, वो लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि बनारस एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप आराम से किसी की भी फिरौती ले सकते हो। मतलब बनारस पे काला जादू का हब है। बनारस में आप कुछ भी किसी के ऊपर करवा सकते हो या फिर कुछ भी किसी के ऊपर उतरवा सकते हो। बस इसी वजह से नरगिस अपने ही जिसने भी उसके ऊपर कालू जादू करवाया था उसको सबक सिखाने के लिए वो बनारस के लिए रवाना हो जाती है। और जैसे ही वो बनारस पहुँचती है, वहाँ पर वो एक बाबा जी के बारे में पता करती है। उनको पकड़ना इतना आसान तो नहीं था, पर जैसे न तैसे करके वो उन बाबा जी को पकड़ ही लेती है और उनसे बड़ी मिन्नतें करने के बाद बोलती है कि आप मुझे ये सारी चीज़ें के ऊपर क्या क्या हुआ है मुझे बताइए। तो बाबा जी जब सारी चीज़ों का रहस्य खोलते हैं, तब पता चलता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नरगिस को अभी तक पता ही नहीं थी और आप लोगों को भी पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर बनारस में जब बाबा जी राज खोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर जिसने काला जादू करवाया है वो तुम्हारी खुद की मामी नहीं है। तो चलो, ये स्टोरी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है। बाकी की आधी स्टोरी मैं आप लोगों को दूसरे पार्ट में ज़रूर से ज़रूर सुनाऊंगी। बाकी आप लोग तब तक गेस करो कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। नरगिस की मामी का तो हाथ है ही नहीं, तो या तो नरगिस का भाई या नरगिस की दादी, या फिर कौन ऐसा इंसान हो सकता है जो नरगिस के ऊपर इतना भयानक काला जादू करवाया था। तो चलो, उम्मीद है आपको ये पार्ट पसंद आएगा, और अगर आप लोग दूसरा पार्ट चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।